हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अतुल श्रीवास्तव आपको पढ़ा रहा था। सेल पहला चैप्टर है आईसीएसई 10th क्लास का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने देखा हुआ है, हम सब ने सेल क्या होता है वो पढ़ डाले हैं, सेल्स की सारी चीज़ें पढ़ डाले हैं। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे द पार्ट ऑफ सेल एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चीफ फंक्शन। बहुत ही अच्छा टेबल दिया हुआ है दोस्तों, इस टेबल को हम लोग आज पढ़ेंगे और पूरी तरह से समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है इस टेबल में और कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, एक एक करके देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखा हुआ है। जैसा कि लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमने जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, स्पेशली इन द केस ऑफ एनिमल सेल। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आते हैं तो क्या है? आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल, हमने बताया भी एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन द प्लांट सेल। वहीं बात करेंगे अगर प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में ये सेल वॉल के जस्ट नीचे की लेयर होती है। कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आसानी से मूव कर सकती है और ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है दोस्तों, हम अगर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ये याद रखिए और अभी याद कर लीजिए कि सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, जबकि हमारा सेल मेम्ब्रेन लिविंग मेम्ब्रेन है। इसमें कुछ पोर्स होते हैं और ये सेमी परमीबल होती है। मीन्स ये हर एक सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देती है, सेलेक्ट करती है, उसके बाद ही ये हमारे सेल के अंदर जाने देती है। तो ये सेमी परमीबल होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। तो इसकी तीन मेन चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होगी। ये एक प्रकार की लिविंग मेम्ब्रेन है, कौन? सेल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमीबल होती है और ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। दोस्तों यही अभी याद कर डालिए। कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये इट इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन, इट इज़ अ सेमी परमीबल, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। ओके। चीफ फंक्शन अगर देखें इसका क्या है, तो ये सेल को क्या आती है? सेपरेट कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स इसके अगर कोई सेल है, सेल के चारों तरफ कोई चीज़ है तो उससे क्या करती है? सेपरेट करती है। और ये रेगुलेट करती है कि कौन से सब्सटेंस, कौन से सॉल्यूट्स, कौन से आयंस को अंदर जाना है, कौन को नहीं जाना है। और इसके साथ साथ ये शेप को भी मेंटेन करती है। तो दोस्तों कोई भी लेयर होगी बाहर की तो वो शेप को मेंटेन करेगी, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम लोग सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। ये बात भी दिमाग में बैठा लीजिए कि सेल वॉल वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ओके। ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड लेयर होती है सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज की। वहीं हम लोग देखते थे सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन मीन्स लिपिड और प्रोटीन की, जबकि ये क्या है? सेलुलोज की। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ये क्या है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। और सेल वॉल सेलुलोज की। दोस्तों जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी बोलिए तो आपको याद होगा। उसके बाद ये फ्रीली परमीबल होती हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका चीफ फंक्शन क्या है। तो इसका चीफ फंक्शन क्या है? गिव रिजिडिटी एंड शेप। मैंने बताया कि कोई भी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो शेप तो बनाएगी, साथ में ये रिजिडिटी भी दे रही है। ठीक। किसकी? प्लांट सेल। जो भी सेल है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, तो प्लांट सेल में अलाउ सब्सटेंस इन सोल्यूशन टू एंट्री एंड लीव द सेल वॉल। ये हम बताएं कि ये जो है परमीबल सेलेक्टिव नहीं होती है, ये फ्रीली परमीबल होती है, किसी को भी एंट्री करने की दे देती है, भैया आओ आओ आओ। लेकिन क्यों दे देती है? क्योंकि इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर लेती है। ओके। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान गए हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन होता है, जो भी लिक्विड पोर्शन होता है, वो सबको क्या होता है? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ऑल पार्ट टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूड न्यूक्लियस। जैसा कि अभी मैंने बोला, न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेरियस ऑर्गेनल्स। ओके। चीफ फंक्शन की बात करें तो दोस्तों सब ना पढ़ के हम मेन पढ़ते हैं कि आल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर इन, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं। अब दोस्तों आप बहुत परेशान ना होइए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सीधे समझ में आएंगी। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। मीडियम ऑफ अर्लियर स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, इसके अलावा ये रेस्पिरेशन का एक मीडियम है, रेस्पिरेशन का मीडियम है अर्ली स्टेप का। इससे परेशान नहीं हुई है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो हमारा रेस्पिरेशन का जो प्राइमरी स्टेप है,
जो कि ग्लाइकोलिसिस है वो यहीं पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एक्चुअली वो साइटोसॉल में होता है और वहीं पे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन ऑफ अर्ली स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन स्पेशली लिखा हुआ है, क्योंकि जो प्राइमरी स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, जिसको ग्लाइकोलिसिस साइकिल बोलते हैं, वो एनारोबिक और एरोबिक दोनों सेल्स में होता है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड बनता है कहाँ पे? साइटोसॉल में। ये हमें याद रखना है। क्यों पायरुविक एसिड बनता है कहाँ पे? साइटोसॉल में। इसीलिए कहा गया मीडियम ऑफ अर्ली स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। फिर आगे दोस्तों आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये हमें पता है। इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन, इट इज अ कंटिन्यूस विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। जैसा कि देख रहे हैं, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रेगुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की। मे बी स्मूथ और मे बी रफ। स्मूथ कब होंगी? जब राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। रफ कब होगी? तो राइबोसोम अटैच होगी। जब कोई खुरदरी चीज़ आ जाएगी तो रफ हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। इसका मेन फंक्शन याद रखने लायक है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों आप लोग का हाई स्कूल का एग्जाम है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये क्या करते हैं? सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल्स होती है। सेल्स के लिए एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क तैयार करती है। इसके अलावा सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। क्या करती है? सिंथेसिस बनाती भी है और ट्रांसपोर्ट भी करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जाती है। किसको? प्रोटीन को और फैट को। प्रोटीन और फैट की सिंथेसिस भी करेगी, ट्रांसपोर्ट भी। अब प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों करेगी? क्योंकि प्रोटीन का काम, सिंथेसिस काम किसका है? राइबोसोम का। राइबोसोम कहाँ पे अटैच है? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी, साथ में साथ उसको ट्रांसपोर्ट भी करेगी। उसके बाद दोस्तों आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा इसका मेन फंक्शन है, इसीलिए इसको शायद पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मीन्स एटीपी की फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बनती है, इसलिए पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, इसमें पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरियस शेप्स बट यूजुअली सॉसेज लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ओके, डबल वॉल्ड होती है। ठीक है, इनर वॉल थ्रोन विथ फोल्ड इनटू क्रिस्टी। इनर वॉल जो होती है फोल्डेड होती है, जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। डिटेल बाद में देखते हैं। ठीक, क्रिस्टी होती है। हैव देयर ओन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है, कंटेनिंग सेवरल जीन्स एंड कंटेन देयर ओन राइबोसोम। देखो इनके पास डीएनए भी अपना है और राइबोसोम भी अपना है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। इसका मेन फंक्शन देखेंगे तो ये एनर्जी रिलीज करता है। कैसे रिलीज करता है? जो हमारे साइटोसोल में पायरुविक एसिड भाई साहब बने थे, उसका यूज़ करता है। कहाँ पे? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है, इसीलिए ये एनर्जी का भी रिलीज़ का काम करता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एंजाइम की सिंथेसिस भी करता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हम गोल्जी अपार्टस की। तो गोल्जी अपार्टस एनिमल सेल में गोल्जी अपार्टस कहा जाता है, जबकि प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में क्या कहा जाता है? तो इट्स अ डिक्टियोसोम। ओके, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें ट्यूबुल्स भी होती हैं, वेसिकल्स भी होती हैं, वैक्यूल्स भी होती हैं, अलग अलग शेप के आधार पर। इनके फंक्शंस की बात करें तो ये सिंथेसिस बनाता है, सेक्रेशन दोनों करता है। किसका? एंजाइम का और हार्मोन का। सिंथेसिस और सेक्रेशन एंजाइम है, हार्मोन और एंजाइम का सिंथेसिस और सेक्रेशन कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी कर रही है। एंजाइम हार्मोन का सिंथेसिस और सेक्रेशन कर रहा है, गोल्जी बॉडी कर रही है। इसके अलावा ये एक्रोसोम का भी निर्माण करता है। स्पर्म में, स्पर्म की जब बात करेंगे तो स्पर्म्स में जो टिप की बॉडी होती है, ये पोर्शन ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक, तो ये जो बॉडी होती है ये दिस इज़ द एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी करता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है। ओके, उसके बाद आइए दोस्तों हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। राइबोसोम की बात करते हैं। तो राइबोसोम जैसा कि हमने कहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाया जाता है और फ्री भी होता है साइटोप्लाज्म में। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में ही पाया जा रहा है। ये लगभग 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स रखता है अपने अंदर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। मीन्स ये
इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही डाइजेशन का काम करता है। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, जो भी बाहर से आता है उसको मार गिराता है। इसके अलावा जब सेल पुरानी हो जाती है या इंजर्ड हो जाती है तब भी ये ऑर्गेनेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, तो सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओल्ड और इंजर्ड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, डाइजेस्ट, अब ये एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डाइजेस्ट कार्टिलेज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन। बोन के फॉर्मेशन के समय ये कार्टिलेज का डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो कि एनिमल सेल में पाया जाती है। कहाँ पाया जाता है, सेंट्रियोल के चारों तरफ एक रीजन होता है। ठीक, एस्टर रेस, उसको सेंट्रियोसोम कहा जाता है। 1 और 2 सेंट्रियोल्स होते हैं एक सेंट्रोसोम में, और ये माइक्रोट्यूबुल्स के इसके चारों तरफ क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं। इसके बारे में डिटेल बाद में देखते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन में हेल्प करता है, या तो शुरुआत करता है और रेगुलेट, या तो नहीं शुरुआत करता है और उसको रेगुलेट करता है, किसको, सेल डिवीजन को, जो कि स्पिंडल फाइबर की बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती हैं। ठीक, मेन प्लास्टिड जो होती है उससे 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन मेल जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, इसमें जो है बहुत सारे प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हमारा जो होता है मेन फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च के स्टोर का काम करता है। इसके अलावा एंथोसाइनिन पिगमेंट इज डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म ब्लू वायलेट। दोस्तों साइटोप्लाज्म प्लास्टिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस प्लास्टिड में 3 मेन पोर्शन होते हैं, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट ये भी कोई ना कोई पिगमेंट ही बनाता है, बट अदर देन ग्रीन, जैसे कि कलर्ड पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूको मीन्स होता है वाइट, ये मेनली पिगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये स्टार्च को स्टोर्स का काम करता है। उसके बाद न्यूक्लियस की बात हम लोग कर चुके हैं पहले भी। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, रेगुलेट सेल फंक्शन करता है, कंटेन क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम करता है और क्रोमोसोम कर रहा है, इसका मतलब इसी में डीएनए, इसी में जीन होगा, तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं वो हमारे इसी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसी के द्वारा वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियोलस जो कि कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये राउंड शेप्ड की न्यूक्लियोलाई होती है, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसका प्रोड्यूस राइबोसोम, मेनली क्या होता है, ये राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है। पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। ठीक है दोस्तों, डिक्टेट राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये न्यूक्लियोलाई जो है क्या करता है, राइबोसोम को डिक्टेट करता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करो भैया। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियोलाई जो होता है वो राइबोसोम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपकी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर जो कि वही डेंस होकर बाद में क्रोमोसोम बनाता है, मेनली डीएनए थ्रेड्स के बने होते हैं। क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन और द जीन। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट 2 पार्ट्स दैट इज वैक्यूल एंड ग्रेन्यूल्स आर नॉन लिविंग, दीज आर इम्पॉर्टेंट इन देयर ओन वे। वैक्यूल्स और ग्रेन्यूल्स जो कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, इनका अपना रोल है। वैक्यूल जैसे कि मैंने कहा कि ये इसमें जो होता है बहुत सारे वाटर या स्टोरेज ऑफ अदर सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं, जिसकी मेनली इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो पूछा जाता है, इसकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। तो इसकी वॉल जो होती है वो टोनोप्लास्ट इसको कहते हैं। इसकी वॉल किसको कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसकी वॉल को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसकी वॉल है, सेल में वैक्यूल्स की। ओके, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड, पिगमेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करता है, मेनली टर्जिडिटी प्रदान करता है सेल को, कि आसानी से कहीं भी अगर कोई प्रेशर आ जाए सेल वॉल का तो झेल जाए। ओके, ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ग्रेन्यूल्स भी एक आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। स्मॉल पार्टिकल, क्रिस्टल और ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये मेनली स्टोरेज पार्ट होते हैं, चाहे स्टार्च का या ग्लाइकोलोजन का। जैसा कि हम जानते हैं ये स्टार्च इज़ द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ इन द प्लांट सेल, बट ग्लाइकोजन इज़ द इन द केस ऑफ एनिमल सेल।
ठीक है। फूड स्टोरेज इन द केस ऑफ स्टार्च होता है प्लांट सेल में, और फूड इन द केस ऑफ ग्लाइकोजन होता है इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया